नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबरें दुनिया की में, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तो शुरुआत करते हैं। अमेरिकी सरकार ने अलेक्सेई नवेल्नी को जहर देने के मामले में शामिल रूस के 7 उच्च अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिनमें से कुछ खुफिया अधिकारी भी शामिल हैं। हालांकि रूस ने नवेल्नी पर जानलेवा हमले से इनकार किया है। तो चलिए जानते हैं कि रूस और अमेरिका ने इस मामले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अमेरिकी सरकार ने मंगलवार को रूस के 7 शीर्ष अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इनमें से कुछ खुफिया अधिकारी भी हैं, जिन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक अलेक्सेई नवेल्नी को जहर देने के मामले में शामिल समझा जा रहा है। जो बाइडेन प्रशासन के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि नवेल्नी पर 20 अगस्त 2020 को नर्व एजेंट से हमला किया गया था। जिसमें रूस के फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के अधिकारी शामिल थे। ये प्रतिबंध रूस की ओर से नवेल्नी की हत्या की कोशिशों के खिलाफ लगाया गया है। हालांकि रूस ने नवेल्नी पर जानलेवा हमले से इनकार किया है। नवेल्नी पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने रूस को लेकर बयानबाजी तो की थी, लेकिन कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। बता दें कि 20 अगस्त 2020 को नवेल्नी विमान से साइबेरिया में यात्रा कर रहे थे, तभी उन पर नर्व एजेंट से हमला हुआ था, जिसके बाद उन्हें जर्मनी एयरलिफ्ट कर जर्मनी ले जाया गया था। यहीं पर जांच में खुलासा हुआ था कि उन पर नर्व एजेंट से हमला हुआ है। हालांकि रूस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा कि नवेल्नी पर नर्व एजेंट के हमले के कोई साफ सबूत नहीं है। इस बीच रूस ने अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद प्रतिक्रिया में कहा कि उस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि इससे रूस अमेरिका के संबंध और भी बिगड़ेंगे, जो पहले से ही अच्छे तालमेल नहीं है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव ने कहा कि रूस भी अमेरिकी प्रतिबंधों का जवाब जल्द ही देगा। रूस अमेरिका के बीच ऐतिहासिक तनातनी रही है। मौजूदा समय में भी दोनों देश कई मुद्दों पर एक दूसरे के विरोध में हैं। नवेल्नी के मामले के अलावा अमेरिका रूस के यूक्रेन और जॉर्जिया में सेना के हस्तक्षेप का विरोध कर रहा है। वहीं अमेरिका की सरकारी एजेंसियों ने रूस पर साइबर हैकिंग के भी आरोप लगाए हैं। हालांकि रूस अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर चुका है। एलन मस्क की स्पेस एक्स का नया और सबसे बड़ा रॉकेट अपनी तीसरी कोशिश में पहली बार सफलतापूर्वक लैंड तो हो गया, लेकिन धरती पर उतरने के 10 मिनट के बाद ही इसमें जोरदार धमाका हो गया। बता दें कि इस हादसे में अमेरिकी स्पेस कंपनी के मंगल मिशन को बड़ा झटका लगा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ इस रॉकेट के धमाके के बाद। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में शुमार एलन मस्क को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब उनकी कंपनी का नया रॉकेट टेस्ट फ्लाइट में सफलतापूर्वक लैंडिंग से ठीक पहले क्रैश हो गया। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन के इस रॉकेट की यह तीसरी टेस्ट फ्लाइट थी। बता दें कि सॉफ्ट लैंडिंग से पहले रॉकेट में धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। एलन मस्क की तरफ से इस संबंध में अब तक कोई बयान नहीं आया है। पूरा मामला यह है कि बुधवार को अमेरिका के टेक्सास में स्पेसएक्स की बोला चुका स्थित कंपनी से SN10 नामक इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। रॉकेट ने लैंड पैड को छूने से पहले कुछ ऊंचाई तक उड़ान भरी थी।
वैज्ञानिक इस तीसरे टेस्ट के भी सफलतापूर्वक पूरा होने की उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन अचानक सब कुछ बिखर गया। रॉकेट में लैंडिंग से ठीक पहले विस्फोट हो गया और वह आग की लपटों में घिर गया। स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क बता दें कि इसी साल जनवरी में स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इससे पहले भारत के नाम एक रॉकेट से सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड था। भारत ने 2017 में एक रॉकेट से 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे थे। इन सैटेलाइट को पहले पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी परेशानियों की वजह से इसे टाल दिया गया। चीन में आमतौर पर लोग मानते हैं कि सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों का जनता से कोई सरोकार नहीं है। 8 साल से सत्ता में काबिज राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कार्यकाल 2023 में खत्म हो रहा है। वो 8 साल से सत्ता में है। ऐसे में उन्होंने सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए शुद्धिकरण अभियान छेड़ दिया है। तो चलिए जानते हैं कि चीन के इस शुद्धिकरण अभियान में क्या कुछ खास होगा। चीन में आमतौर पर लोग मानते हैं कि सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों का जनता से कोई सरोकार नहीं है, पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सोच को बदलना चाहते हैं। इसके लिए वो माओ जैसी सुधार मुहिम चला रहे हैं। जिनपिंग वरिष्ठ अधिकारियों से अपील कर रहे हैं कि चीनी राजनीति की गंदी दुनिया को साफ कर उसका शुद्धिकरण किया जाए, पर यह काम आसान नहीं है। लगभग हर हफ्ते नए घपले सामने आ रहे हैं, जिनसे सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी और आम लोगों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कार्यकाल 2023 में खत्म हो रहा है। वह 8 साल से सत्ता में है। ऐसे में उन्होंने सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए शुद्धिकरण अभियान छेड़ दिया है। सत्ताईस फरवरी को कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐलान किया है कि वह बहुप्रतीक्षित शुद्धिकरण अभियान छेड़ेगी। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रति वफादारी नहीं रखने वाले लोगों की पहचान की जाएगी। साथ ही सरकार द्वारा नियंत्रित मीडिया ने इसे 1990 के बाद घरेलू सिक्योरिटी सिस्टम में चलाया जाने वाला सबसे बड़ा अभियान बताया है। इसके जरिए पुलिस, सीक्रेट पुलिस, न्यायपालिका और जेलों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये एजेंसियां पूरी तरह वफादार, खरी और विश्वसनीय हैं या नहीं। यह अभियान 1940 की शुरुआत में चले सुधार अभियान की तरह है। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन नेता माओ ने नियंत्रण स्थापित करने के लिए व्यापक सफाई अभियान चलाया था। यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड में बुर्के पर बैन लगाने के लिए कई सालों से बहस चल रही है। बुर्का को सार्वजनिक स्थलों पर पहनने की छूट होनी चाहिए या नहीं, इस बात का फैसला अब स्विट्जरलैंड की जनता करेगी। इसके लिए अब जनता के वोटों का सहारा लिया जाएगा, जिस पर पूरे देश की जनता 7 मार्च को मतदान करेगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों यहाँ बुर्का बैन करने के लिए जोर दिया जा रहा है। स्विट्जरलैंड में बुर्का सार्वजनिक स्थानों पर पहनने की छूट होनी चाहिए या नहीं, इस बात का फैसला अब स्विट्जरलैंड की जनता करेगी। इसके लिए अब जनता के वोटों का सहारा लिया जा रहा है, जिस पर पूरे देश की जनता 7 मार्च को मतदान करेगी। इसी के साथ ही देश के प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक सिस्टम में कुछ बदलावों को लेकर भी जनता की राय मांगी गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूरोपीय देशों में
मुस्लिम आबादी को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है और यूरोप के कई देशों मसलन नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और डेनमार्क में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हालांकि स्विट्जरलैंड में जो प्रस्ताव रखा गया है उसे मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ माना जा रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि धार्मिक स्थलों या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को झेल रहे लोगों को बुर्का पहनने की छूट मिले। राष्ट्रीय सुरक्षा और इस्लामोफोबिक सेंटिमेंट्स की वजह से स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन को लेकर बहस छिड़ी है, जहां कई लोगों ने नई मीनारों को बनाने से रोक दिया था। हालांकि इसके चलते राजनीतिक उठापटक भी हुई थी। तो वहीं इस प्रस्ताव के पीछे वो दक्षिणपंथी पार्टी है जिसने मीनारों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने वाले जनमत संग्रह का आयोजन किया था। उस जनमत संग्रह को 60% स्विस लोगों ने स्वीकार किया था और मीनारों पर बैन का समर्थन किया था। बता दें कि स्विट्जरलैंड की आबादी में 5% आबादी मुस्लिमों की है, जबकि यहाँ पूरे देश की आबादी 86 लाख लोगों की है। यूरोप में लगातार इस्लामिक आतंकवाद बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि ये जनमत संग्रह बुर्के के विरोध में लोगों की भावनाओं को बाहर लाने का तरीका है। मेगन मार्कल पर अपने स्टाफ को डराने धमकाने के आरोप लगे हैं। इसे लेकर उनके खिलाफ जल्द ही जांच हो सकती है। बीते बुधवार को बकिंघम पैलेस ने कहा है कि मार्कल के खिलाफ जांच शुरू करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किसने और क्यों मार्कल पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। मेगन मार्कल पर अपने स्टाफ को डराने धमकाने के आरोप लगे हैं। इसे लेकर उनके खिलाफ जल्द ही जांच हो सकती है। बुधवार को बकिंघम पैलेस ने कहा है कि वह मार्कल के खिलाफ जांच शुरू करेंगे। साथ ही यह साफ किया गया है कि शाही परिवार आरोपों को लेकर काफी चिंतित है। एक निजी अखबार में रिपोर्ट छपी थी जिसमें दावा किया गया था कि केसिंगटन पैलेस में रहने के दौरान मार्कल के खिलाफ डराने धमकाने की शिकायत हुई थी। इस अखबार में आरोपों के बारे में लिखा गया है कि मार्कल ने 2 निजी सहायकों को घर से बाहर निकाल दिया था, साथ ही एक तीसरे स्टाफ सदस्य को शर्मिंदा किया था। हालांकि बकिंघम पैलेस की तरफ से जारी किए गए बयान में अखबार का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इसे गंभीरता से लिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मामले की आधिकारिक शिकायत मेगन और उसके पति प्रिंस चार्ल्स के तत्कालीन कम्युनिकेशन सेक्रेटरी जेसन नॉफ ने की थी। नॉफ अब हैरी के भाई प्रिंस विलियम के लिए काम करते हैं। पैलेस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस मामले की जांच की जाएगी। इसके अलावा मौजूदा स्टाफ के साथ साथ पुराने स्टाफ से भी बातचीत की जाएगी। बयान के अनुसार शाही घरानों में सालों से कार्यनीति में एक गरिमा रही है। बयान में आगे बताया गया कि यह कार्यस्थल पर बदमाशी या उत्पीड़न न बर्दाश्त करता है और न ही करेगा। पूर्व अमेरिकी अभिनेत्री मार्कल टीवी सीरीज सूट्स में नजर आई थी। उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के पोते हैरी से शादी की थी। यह समारोह मई 2018 में विंडसर कैसल में आयोजित हुआ था। इसके 1 साल बाद ही उन्होंने एक बेटे आर्ची को जन्म दिया। वे हाल ही में दूसरी बार मां बनी हैं। उन्हें बेटा हुआ है। 2020 में मेगन और हैरी ने शाही कर्तव्यों से अलग होने का ऐलान किया था। इसके बाद वे अमेरिका में रहने लगे हैं।
अमेरिका चीन को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी संसद में वन चाइना पॉलिसी को रद्द करने के लिए बिल पेश किया गया है। यदि इस बिल पर मुहर लगती है तो चीन को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि अमेरिका ने अपने इस विधेयक में क्या कुछ कहा है। अमेरिका चीन को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी संसद में वन चाइना पॉलिसी को रद्द करने के लिए बिल पेश किया गया है। यदि इस बिल पर मुहर लगती है तो चीन को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। सांसद टॉम टिफनी और स्कॉट पेरी द्वारा पेश विधेयक में कहा गया है कि ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध बहाल किए जाएं और पुरानी हो चुकी वन चाइना पॉलिसी को रद्द किया जाए। अमेरिका जिस तरीके का रुख चाइना को लेकर अपना रहा है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि बिल पर मुहर लग सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका के 1979 तक ताइवान की सरकार के साथ सामान्य राजनयिक संबंध थे। लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अचानक ताइवान के साथ औपचारिक संबंध समाप्त कर दिए और चीन के साम्यवादी शासन को मान्यता प्रदान की। उस वक्त से अमेरिका आधिकारिक तौर पर ताइवान को चीन का हिस्सा मानता रहा है, लेकिन अब अमेरिकी सांसदों ने ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल करने की मांग की है। वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन, हांगकांग और मकाऊ की तरह ही ताइवान को भी अपना हिस्सा मानता है। हालांकि ताइवान चीन की इस नीति को स्वीकार नहीं करता और वह खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करता आया है। वहीं चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया में अगर कोई देश उससे संबंध रखना चाहता है तो उसे ताइवान से अपने सभी संबंध तोड़ने होंगे और उसे चीन के हिस्से के रूप में देखना होगा। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ताइवान को विद्रोही प्रांत मानती है और उसे फिर से मुख्य भूमि में शामिल करने का प्रयास कर रही है। सिंध की विधानसभा सत्र के दौरान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेताओं में जमकर लात घूंसे चले। इस घटना के बाद माहौल इतना भयावह हो गया कि महिला नेताओं को वहां से अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ियों की ओर भागना पड़ा। तो चलिए जानते हैं कि क्या घटना के दौरान हुआ है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आई एक खबर यह बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री इमरान खान का नए पाकिस्तान का नारा एक जुमले से ज्यादा कुछ भी नहीं। दरअसल सिंध विधानसभा में मंगलवार को जमकर हंगामा और मारपीट हुई। हालात इतने बदतर हो गए कि विधायकों को अपनी जान बचाने के लिए वहां से अपनी गाड़ियों की ओर भागना पड़ा ताकि घर की तरफ जा सके। इस मारपीट में कुछ विधायकों के जख्मी होने की भी खबर है। इस घटना से जुड़े एक वीडियो में बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी की एक महिला विधायक जिनका नाम शर्मिला फारूकी बताया जा रहा है को भी अपनी जान बचाने के लिए विधानसभा परिसर में भागते देखा गया। पूरा मामला ये है कि पाकिस्तान में बुधवार को सीनेट के लिए चुनाव होने हैं, जहां विधायकों को अपना वोट डालना है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकार है। सदन के भीतर बीते मंगलवार को हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब खबर आई कि पीएम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 3 विधायकों ने अपना खेमा बदल लिया और वे बिलावल भुट्टो की पार्टी के पक्ष में अपना वोट डालेंगे। फिर क्या था, ये तीनों विधायक जैसे ही विधानसभा में पहुंचे, पीटीआई के सांसदों ने उनके ऊपर हमला कर दिया।
इन्हें बचाने के लिए वहां मौजूद पीपीपी के विधायक इनकी तरफ भागे। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और हालात बिगड़ते चले गए। सिंध विधानसभा में हुई इस घटना का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें कई विधायक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। इस अफरा तफरी में महिला विधायक शर्मिला फारूकी भी घिर गई। काफी मशक्कत के बाद वे विधानसभा से निकली और वहां तैनात सुरक्षा प्रहरी से मदद की गुहार लगाती नजर आई। ब्रिटेन से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक हॉलिडे पार्क कंपनी अपनी नस्लीय भेदभाव वाली नीति को लेकर चर्चा में बना हुआ है। कंपनी ने एक लिस्ट तैयार की थी जिसमें इस बात का जिक्र था कि किसे पार्कों में एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं इस कंपनी में किसको एंट्री नहीं दी जाती थी और इस मामले को लेकर यूके के प्रधानमंत्री और दूसरे देश के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। ब्रिटेन की एक हॉलिडे पार्क कंपनी अपनी नस्लीय भेदभाव वाली नीति को लेकर चर्चा में है। कंपनी ने ऐसे लोगों को पार्क में एंट्री देने से इनकार कर दिया था जिनका सरनेम आयरिश है। दरअसल पोंटिस नामक ब्रिटिश कंपनी यूके में हॉलिडे पार्क का संचालन करती है। कंपनी ने एक लिस्ट तैयार की थी जिसमें इस बात का जिक्र था कि किसे पार्कों में एंट्री नहीं दी जानी है। कंपनी के एक कर्मचारी ने ही इस लिस्ट को मीडिया में लीक कर दिया, जिसके बाद से कंपनी की आलोचना हो रही है। लीक लिस्ट में कहा गया है कि आयरलैंड और ब्रिटेन में रहने वाले आयरिश लोगों को हॉलिडे पार्क में प्रवेश नहीं दिया जाए। इसमें खास तौर पर गोहर्टी, गलाघेर, मर्फी, नोलन, ओब्रायन और ओकोनेल जैसे सरनेम का जिक्र है, यानी इन सरनेम वालों को प्रतिबंधित करना है। पोंटिस के इस नस्लीय भेदभाव वाली नीति का खुलासा करने वाले व्हिस्ल ब्लोअर ने समानता एवं मानवाधिकार आयोग को भी इस बारे में अवगत करा दिया है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सूची को पूरी तरह अस्वीकार बताया है। प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने कहा कि रंग और जाति के आधार पर किसी से भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं आयरलैंड के उच्च शिक्षा मंत्री साइमन हैरिस ने विवादित सूची पर दुख जाहिर किया है। अगर आप भी चांद की सैर करना चाहते हैं तो देर मत करिए, बल्कि एक ईमेल भेजिए और चांद की सैर पर जाइए। जी हाँ, जापान के अरबपति युसाकु माइजावा ने लोगों को न्योता दिया है कि वो 8 लोगों को मुफ्त चांद की यात्रा कराएंगे। अगर आपकी भी इच्छा चांद पर जाने की है तो जल्द ही ईमेल भेजिए, शायद युसाकु माइजावा आपको मुफ्त चांद की यात्रा पर भेज दे। वैसे ये यात्रा 2023 में प्रस्तावित की गई है। इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। जापान के अरबपति युसाकु माइजावा ने चांद पर मुफ्त में यात्रा करने के लिए न्योता दिया। वे इस यात्रा के लिए सभी क्षेत्रों से 8 लोगों का चयन करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। कि चयनित 8 लोगों का वह पूरा खर्चा वहन करेंगे। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से यह यात्रा 2023 में प्रस्तावित है। जापान की सबसे बड़ी ऑनलाइन फैशन कंपनी जोजो टाउन चलाने वाले युसाकु ने इसके लिए आम जनता के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू की है। इसमें कोई भी प्री रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उसके बाद ही उन्हें चयन प्रक्रिया के संबंध में ईमेल प्राप्त होगा। युसाकु ने वीडियो में कहा कि यह पूरी तरह से प्राइवेट यात्रा है।
जिसमें 10 से 12 लोग जाएंगे। इस मिशन का नाम डियर मून है और एलन मस्क ने 2023 में स्पेसएक्स में यात्रा के लिए उन्हें पहला यात्री बनाया है। अब वो उन 8 लोगों को अपने साथ मुफ्त में ले जाना चाहते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं और लौटने के बाद इस यात्रा से और बेहतर तरीके से कुछ कर दिखाएंगे। ये यात्रा 6 दिन की होगी। डियर मून मिशन के माध्यम से लोगों के जाने का यह अभियान 1972 के बाद होगा। स्पेसएक्स ने 2021 के अंत तक नागरिकों के लिए मिशन इंस्पिरेशन 4 की योजना बनाई हुई है। ये चैरिटी मिशन होगा। अमेरिका के पायलट और अरबपति जेरेड इसाकमैन इसका नेतृत्व करेंगे। इसके साथ 3 और लोग जाएंगे। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। आज के हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।